नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। नेताओं के बोल उन्हीं के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है बीजेपी नेता टी राजा के साथ, जिनके बयान को भड़काऊ मानते हुए चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है और उन्हें 24 घंटे में इस नोटिस का जवाब देना है। तो वहीं पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। आखिर ये घटना कैसे हुई, हर कोई जानना चाहते हैं। चश्मदीद ने जब भयावह हादसे की कहानी सुनाई तो सब कुछ सामने आ गया। खबरों के बीच आपको बताएंगे, तो चलिए आज की शुरुआत कर लेते हैं राजनीतिक खबर से। कन्नौज से अखिलेश यादव की आज दहाड़ सुनाई दी, जिसमें अखिलेश यादव ने बीजेपी वालों को धोखेबाज तो कहा ही साथ ये भी कह दिया कि इनसे बड़ा झूठा धरती पर कोई दूसरा नहीं। और क्या कुछ कहा कन्नौज में अखिलेश ने, आइए सुनते हैं। ये देश की ऐसी सड़क बनी है, ये जो आ रहे हैं दिल्ली वाले अपने सपनों में भी नहीं देख सकते थे। ऐसी सड़क समाजवादियों ने बना करके दिखाई है। बताओ गुजरात में है क्या ऐसी सड़क? प्रधानमंत्री अपने जीवन में ऐसी सड़क नहीं बना पाए। बताओ अगर सड़क बनाई हो उन्होंने ऐसी प्रधानमंत्री ने तो बताओ हमें। और जब प्रधानमंत्री नहीं बना पाए तो बताओ बाबा मुख्यमंत्री क्या बनाएंगे? अरे ये बाबा मुख्यमंत्री को इस बार सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? ये गौशाला के नाम पर पैसा खा गए, लूट गए, बर्बाद कर दिया। तार लगाने पड़ रहे हैं खेत में। और बताओ सांड घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? अच्छा, सांडों को कौन पकड़ेगा? इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं। ये बीएड टेट वाले जानते हैं कि हम इनकी मदद कर रहे हैं, शिक्षा मित्र की मदद कर रहे हैं, 69,000 वालों की मदद कर रहे हैं और 11 लाख पद खाली हैं सरकारी नौकरी के। उन नौकरियों को भरने का काम करेंगे हम समाजवादी लोग। सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर कीर्ति राठौर ने न्यूयॉर्क फैशन वीक में हाईटेक मोडा और माई ड्रीम टीवी यूएसए द्वारा आयोजित न्यूयॉर्क फैशन वीक में भारतीय परिधान शोकेस करके भारत को गौरवान्वित किया। इस फैशन शो में लहरिया बंदेज के वाइब्रेंट कलर के साथ राजस्थानी संस्कृति को दर्शाया गया। इंडो फ्यूजन इस कलेक्शन का नाम कलीडियो दिया गया, जिसने परिधान काफ्तान स्टाइल बनाए गए। यूएसए के मॉडल्स के अलावा रैंप पर चलने वाले मिस भरसूता की विजेता भी रही। कीर्ति राठौर ने भारतीय और अमेरिकी ध्वज को एक साथ लाकर क्रॉस कंट्री की संस्कृति और एकता को बढ़ावा दिया। शो डेडिकेट किया कीर्ति राठौर ने आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को। अब बात कर लेते हैं हिजाब पहने प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर भांजी लाठियों की। दरअसल यूपी के गाजियाबाद शहर का 3 दिन पहले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें पुलिस को हिजाब पहने महिलाओं पर लाठी बरसाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो हिजाब मामले को लेकर मुस्लिम महिलाओं के प्रदर्शन का है। आरोप है कि इस प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने धक्का मुक्की की, जिसके बाद पुलिस ने लाठी का प्रयोग किया। पुलिस इस वीडियो की जांच कर रही है। गौरतलब है कि कर्नाटक के हिजाब मामले को लेकर देश के कई हिस्सों में मुस्लिम महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। गाजियाबाद में भी महिलाओं ने इस मसले को लेकर मोर्चा निकाला था। ये घटना 13 फरवरी की है। करीब 20-25 महिलाएं और पुरुष हिजाब के पक्ष में प्रिय विहार पुस्ते के पास प्रदर्शन करने पहुंचे थे। पुलिस के मुताबिक इनके पास प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी। जब इन्हें रोका गया तो इन्होंने पुलिस के साथ हाथापाई की। पुलिस के अनुसार इनके हाथ में सरकार विरोधी पोस्टर थे। रोकने के दौरान पुलिस ने बल का प्रयोग किया। इसी बीच सभी प्रदर्शनकारी वहां से भाग गए। पुलिस ने अपनी तरफ से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों में एक रईस नाम का शख्स भी है। बता दें कि मुस्लिम छात्राओं को शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर प्रवेश से रोकने को लेकर विवाद दिसंबर में शुरू हुआ था, जब कर्नाटक के उडुपी जिले की 6 छात्रों ने आवाज उठाई थी। उसके बाद वही लड़कियां हाईकोर्ट में गुहार करने पहुंची थी। तभी से मामला बढ़ता चला जा रहा है। 14 फरवरी को कर्नाटक के कुछ स्कूलों में हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश की पालना के तहत छात्रों से कैंपस में प्रवेश करने से पहले हिजाब उतरवाने के लिए कहा गया था। कॉलेज प्रशासन का तर्क है कि वे सिर्फ हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का पालन कर रहे हैं, जिसमें स्कूलों कॉलेजों को इसी शर्त पर खोले जाने की अनुमति दी गई थी कि क्लासरूम में धार्मिक परिधान पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि छात्राओं के मुताबिक कॉलेज ने उन्हें यह सूचना नहीं दी थी कि हिजाब या बुर्का पहनने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
मामले को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट तक में अर्जी दाखिल की जा चुकी है। हालांकि भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा है, हम उचित समय आने पर ही इस मामले में दखल देंगे। दीप सिद्धू बुरी तरह स्टीयरिंग के बीच फंसे हुए थे। साजिश चल रही थी। चश्मदीद ने जब भयावह हादसे की कहानी सुनाई तो सबके सवालों का जवाब सामने आ गया। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। आखिर ये घटना कैसे हुई, हर कोई जानना चाहता है। इस पूरी घटना का हाल उस शख्स ने बताया जिसने न सिर्फ अपनी आंखों से ये दुर्घटना होते हुए देखी, बल्कि मदद के लिए भी सबसे पहले आगे बढ़ा। सड़क दुर्घटनाओं में अमूमन देखा जाता है कि मदद के लिए लोग बहुत कम ही आगे आते हैं। इस पूरे मामले में जिस शख्स ने दीप सिद्धू और उनके साथ कार में मौजूद उनकी मित्र रीना की मदद की, उसका नाम यूसुफ है। वह मेवात के रहने वाले हैं। वह अपनी मां के साथ कार में सवार थे और पानीपत जा रहे थे। यूसुफ ने ही दीप सिद्धू के भाई मनदीप को फोन कर घटना की जानकारी दी थी। यूसुफ का कहना है, बादली टोल पार करने के बाद कुछ ही दूरी पर यह सड़क हादसा हुआ था। यूसुफ की कार पीछे थी और दीप सिद्धू की स्कॉर्पियो आगे। यूसुफ बताते हैं कि दीप सिद्धू की कार की गति 100 से 120 किलोमीटर की रही होगी। कार बीच वाली लेन में चल रही थी। ट्रक नॉर्मल 40 से 50 किलोमीटर की स्पीड में था। दीप सिद्धू की कार ने पीछे से ट्रक में टक्कर मारी, जिसके बाद यूसुफ ने ट्रक के आगे अपनी कार लगाकर उसे रुकवाया और ड्राइवर को नीचे उतारा। दीप सिद्धू स्टीयरिंग और सीट के बीच पूरी तरह फंसे हुए थे। उनके साथ कार में जो महिला मित्र थी, पहले उन्हें निकाला गया। दीप सिद्धू के साथ जो महिला मौजूद थी, उन्होंने दीप सिद्धू के भाई मनदीप का नंबर बताया था। यूसुफ ने बताया, मैंने उन्हें कॉल कर दुर्घटना की जानकारी दी। फिर मेरे पास दिल्ली से किसी सोनू का फोन आया। मैंने उन्हें लोकेशन बताई। उन्होंने कहा कि मैं 1 घंटे तक पहुंचूंगा। यूसुफ ने मदद के लिए कुछ गाड़ियों को रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन 5 मिनट तक कोई नहीं रुका। बाद में कुछ गाड़ियां रुकी। दुर्घटना के समय दीप सिद्धू की सांसें चल रही थी, लेकिन वह कार के अंदर बुरी तरह से फंसे हुए थे। दोनों एयर बैग भी खुल चुके थे। दीप सिद्धू बुरी तरह स्टीयरिंग के बीच फंसे हुए थे। लोहे की रोड से स्टीयरिंग को तोड़कर दीप सिद्धू को बाहर निकाला गया। ट्रक ड्राइवर के नंबर से ही 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को जानकारी दी गई। 2 एम्बुलेंस आई, एक में दीप सिद्धू को ले जाया गया और दूसरी में उनकी महिला मित्र को व उनके सामान को। पुलिस भी मेरे सामने आ गई थी। उसके बाद मैं व अन्य लोग वहां से चले गए थे। केएमपी पर हुई सड़क दुर्घटना में मौत का शिकार बने दीप सिद्धू के मामले में कोई शक न रहे, इसके लिए सोनीपत पुलिस ने बुधवार सुबह एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाकर मुआयना करवाया। एफएसएल की टीम ने बारीकी से सबूत एकत्रित किए। दीप सिद्धू स्कॉर्पियो कार चला रहे थे। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। वह कार में बुरी तरह से फंस गए थे। सड़क के बीचों बीच टायरों के मोटे से निशान हैं, जो लगभग 40 मीटर तक हैं। टक्कर लगने के बाद दीप सिद्धू की कार इतनी दूर तक रगड़ती हुई गई थी। सड़क पर कांच बिखरे हुए हैं। दीप सिद्धू के शव का पोस्टमार्टम सोनीपत के सिविल अस्पताल में किया गया। इसके लिए 3 डॉक्टरों के पैनल का गठन किया गया। डीएसपी विपिन कादियान का कहना है कि पहली नजर में ये मामला सड़क दुर्घटना का ही प्रतीत होता है और एफआईआर भी इसी सेक्शन के तहत दर्ज की गई है। 3 डॉक्टरों के पैनल ने दीप सिद्धू के शव का पोस्टमार्टम किया। स्पॉट पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया था। अगर कोई और तथ्य सामने आते हैं तो उसके अनुसार भी कार्रवाई की जाएगी। बप्पी लहरी ने बुधवार यानी 16 फरवरी को आखिरी सांस ली और अब वो हमारे बीच नहीं है। हालांकि उनके सुरीले नगमे हमेशा उन्हें हम सबके बीच जिंदा रखेंगे। वहीं अब तक बप्पी दा का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। परिवार की तरफ से बताया गया है कि बप्पी दा के बेटे बप्पा का इंतजार किया जा रहा है, जो कल सुबह 2 बजे भारत पहुंचेंगे, जिसके बाद ही बप्पी दा को अंतिम विदाई दी जाएगी। लिहाजा उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर ही है, जहां सेलेब्स अपने अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। अब जानकारी मिली है कि उनका अंतिम संस्कार गुरुवार सुबह 10 बजे विले पार्ले शमशान घाट में किया जाएगा। बप्पी दा के चाहने वालों की कोई कमी नहीं। ऐसे ऐसे गाने उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दिए कि सुनने वाले मदहोश हो गए और बन गए जीवन भर के लिए उनके फैंस। और वहीं फैंस अपने बप्पी दा को आखिरी विदाई देना चाहते हैं, उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि फिर वो कभी नहीं दिखेंगे। लिहाजा अंतिम संस्कार से पहले विले पार्ले की शमशान भूमि में
बप्पी दा का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। 3 दिन पहले ही बप्पी दा ने अपने इंस्टाग्राम पर पुरानी तस्वीर भी शेयर की थी। बप्पी दा का निधन 69 की उम्र में हो गया और इसकी वजह रही एक गंभीर बीमारी जिसका नाम था ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपीनिया। काफी समय से वो इस बीमारी से जूझ रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बुधवार को बेटी रीमा की बाहों में ही बप्पी दा ने आखिरी सांस ली। लिहाजा पूरा परिवार इस वक्त शोक में डूबा है और बेहाल है। कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद बप्पी दा की हालत पिछले साल से सुधर नहीं रही थी। खबरों के बीच रुख कर लेते हैं पंजाब की ओर। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के प्रचार अभियान की कमान अपने हाथों में संभाल रखी है। पीएम मोदी पंजाब के पठानकोट में रैली करने पहुंचे। पठानकोट की रैली में बोलते हुए पीएम मोदी ने पंजाब के लोगों से एक मौका देने की अपील की। पीएम मोदी का कहना है कि अभी तक उन्हें पूरी तरह से पंजाब की सेवा करने का मौका नहीं मिला। पीएम मोदी ने कहा, मुझे और भाजपा को जिस तरह से हिंदुस्तान के अनेक राज्यों में सेवा करने का अवसर मिला, मुझे पंजाब की वैसे सेवा करने का अवसर नहीं मिला। पहले हम यहाँ एक छोटे दल के रूप में सरकार के साथ हाशिए पर चला करते थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 साल के लिए सेवा का मौका मांगा है। उन्होंने कहा, पंजाब की शांति और एकता के लिए हमने अपनी पार्टी का नुकसान करके पंजाब का भला करने को प्राथमिकता दी थी। मुझे 5 साल आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। पीएम मोदी ने कहा कि महामारी के दौरान उन्होंने पंजाब के हर गरीब इंसान का ध्यान रखा है। पीएम ने कहा, महामारी के बावजूद हमने पूरे देश में फ्री राशन दिया। पंजाब के हर गरीब आदमी को पेट भरने के लिए राशन मिला। हमें यह तय किया था कि हम इस देश में किसी को भूखा नहीं रहने देंगे और इसके लिए काम किया। बता दें कि बीजेपी पहली बार पंजाब में 65 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के साथ गठबंधन किया है। 3 कृषि कानूनों की वजह से बीजेपी का शिरोमणि अकाली दल के साथ 25 साल पुराना गठबंधन टूट गया था। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों का मतदान हो चुका है। जैसे जैसे यूपी चुनाव अगले चरण की तरफ बढ़ रहा है, योर हाई वोल्टेज होता जा रहा है। तीसरे चरण से पहले जुबानी जंग और तेज हो गई है। नेताओं की बोल उन्हीं के लिए मुसीबत बनते जा रही है। ऐसा ही कुछ हुआ है बीजेपी नेता टी राजा के साथ, जिनके बयान को भड़काऊ मानते हुए चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। उन्हें 24 घंटे में इस नोटिस का जवाब देना है। टी राजा हैदराबाद के गोशा महल विधानसभा से बीजेपी विधायक है। उन्होंने धमकी भरे लहजे में एक वीडियो जारी किया था। इसमें वो कहते सुनाई पड़ रहे हैं, यूपी में दूसरे फेज की पोलिंग हुई है और कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है। जो लोग योगी जी को पसंद नहीं करते, उन्होंने भारी संख्या में घर से निकलकर मतदान किया है। टी राजा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, जो लोग बीजेपी को वोट नहीं करते उनसे कहूंगा कि योगी जी ने हजारों जेसीबी और बुलडोजर मंगवा लिए हैं। ये सभी यूपी के लिए निकल चुके हैं। चुनाव के बाद ऐसे इलाकों को चिन्हित किया जाएगा जिन लोगों ने योगी जी को सपोर्ट नहीं किया है। पता है ना जेसीबी और बुलडोजर का क्या इस्तेमाल होता है। बीजेपी विधायक ने हिंदुओं से अपील करते हुए कहा था कि तीसरे चरण में भरपूर मतदान करें और बीजेपी को जिताएं। साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना होगा, नहीं तो यूपी छोड़कर भागना पड़ेगा। अब उनका यही वीडियो बयान उनके लिए मुसीबत बन गया है। बयान को प्राथमिक तौर पर भड़काऊ मानते हुए चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 24 घंटे में इस नोटिस का जवाब बीजेपी विधायक को देना होगा। तीसरे फेज की वोटिंग 20 फरवरी को होगी। आइए खबरों में रुक कर लेते हैं अंतिम खबर की ओर। कवि और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार ने आरोप लगाया है कि आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल पंजाब में अलगाववादियों के समर्थक थे। विश्वास ने कहा कि एक दिन अरविंद केजरीवाल ने मुझसे कहा कि वह या तो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या एक स्वतंत्र राष्ट्र के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। कुमार विश्वास ने आगे कहा कि पंजाब कोई राज्य नहीं बल्कि एक भावना है। पूरी दुनिया में पंजाबियत एक भावना है। उन्होंने कहा कि जब मैंने केजरीवाल से अलगाववादियों का साथ नहीं लेने को कहा था तो उसने कहा कि नहीं नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। उसने मुख्यमंत्री बनने का फॉर्मूला भी बताया था कि कैसे भगवंत को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। आज भी वो उसी रास्ते पर है, नहीं भी है तो वो कठपुतली बैठा लेगा। कुमार विश्वास ने आगे कहा कि केजरीवाल ने मुझे इतनी भयानक बातें बोली जो पंजाब में सभी को पता है। एक दिन मुझसे कहा कि तू चिंता मत कर, मैं या तो एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा,
विश्वास ने कहा कि मैंने उनसे कहा था कि ये अलगाववाद और 2020 का रेफरेंडम आ रहा है और पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है। इस पर केजरीवाल ने कहा कि तो क्या हुआ, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। इस आदमी की सोच में अलगाववाद इतनी ज्यादा ये है कि किसी भी कीमत पर मुझे सत्ता मिले। डीबी न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीबी न्यूज।